हेलो स्टूडेंट्स, ये एग्रीकल्चर इन इंडिया पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, उसी वीडियो का उसी चैप्टर का पार्ट 2 है ये। इसमें हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग से डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो लास्ट वीडियो में मैंने लिया था। सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। So what is subsistence farming? Let's see. It's a system of agriculture in which the farmer produce exclusively in his own consumption. In India, agriculture is still a subsistence type. हमारे भारत में अभी भी एग्रीकल्चर सिस्टम जो है सबसिस्टेंस टाइप है, जिसमें कि खुद के कंजम्पशन के लिए ज़्यादा प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, ज़्यादा एग्रीकल्चर। ये इसका कोई प्रॉब्लम मैं बता दूँ तो ये किस लिए आ रहा है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें लैंड होल्डिंग्स कम होते जा रहा है लोगों के पास। ये जो लैंड होल्डिंग्स कम होने के कारण जनरेशन वाइज, इसके वजह से लास्ट में जिसके पास लैंड एकदम बहुत ही कम रह जाता है, तो वो क्या कमर्शियल एग्रीकल्चर कर पाएगा? उसमें नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक इंडिया में कारण है, बड़े बड़े फैमिली साइज़ होने के कारण, बड़े बड़े जो फैमिली साइज़ है उसके वजह से सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है, कि छोटे लैंड पे खुद के पेट पालने के लिए जो प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं होता है नॉर्मली। It involves cultivation of food crops like rice, wheat, pulses, enter farm produce and do not have any surplus production. कोई इसमें surplus production नहीं होता है किसमें, subsistence farming में, जो एक्स्ट्रा सेल कर पाए मार्केट में। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर दो तरह के होता है, इसमें प्रिमिटिव टाइप होता है, एक शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, और एक होता है क्रॉप रोटेशन, इसी के पार्ट है। तो प्रिमिटिव टाइप में क्या होता था, प्रैक्टिस इन पास्ट बैकवर्ड इक्वेटोरियल एरियाज। इसमें फार्मर्स यूज सिंपल टूल्स और प्रिमिटिव टेक्निक टू ग्रो क्रॉप्स। सिंपल टूल्स यूज़ करते थे और कुछ पुराने स्टाइल के कुछ टेक्निक से अपने एग्रीकल्चर को अंजाम देते थे। बी नंबर पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जिसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते थे, जिसमें पहले वाले एरिया में फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पर एग्रीकल्चर कर लेते थे, फिर वहाँ से शिफ्ट होके जब वहाँ के फर्टिलिटी या वहाँ के उपजाऊ ख़त्म हो जाते थे सॉइल के, तो वहाँ से नए जगह में एग्रीकल्चर करने चले शिफ्ट हो जाते हैं। और वो जो शिफ्टिंग पीरियड होता है उससे पहले ये जो पहला वाला फॉरेस्ट, इसमें पूरा आग लगा के बर्न कर देते थे, ताकि जो ना वो फर्टाइल सॉइल होने में उसको टाइम लगे, तब तक वो दूसरे एरिया में अपना एग्रीकल्चर फॉरेस्ट क्लियर करके करते थे। इसमें से दो बात निकल के आ रही, एक है कि वो एक जगह नहीं रह के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये तो है। सेकेंड बात निकल के आ रही है कि उन लोग जो फॉरेस्ट क्लियर ज़्यादा कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सिस्टम सूटेबल नहीं है नेचर के हिसाब से। सी नंबर, क्रॉप रोटेशन। ये तो आपको लोगों को पता ही है, क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़रूरी है। राइटर्स बाय डिफरेंट क्रॉप बीइंग अल्टरनेटली ग्रोन इन सेम लैंड। आप आपके पास 1 बीघा लैंड है और इस लैंड पे आप हर सीज़न में आप एक ही फसल लगा रहे हैं। इससे आपका फसल का जो उपजाऊ है, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन दोनों ही ख़राब हो जाएगा। बिकॉज एक ही तरह के चीज़ अगर लगाएंगे तो वो सॉइल में वो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स वो पूरा ले लेगा, तो नया कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोडक्शन होने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसमें। सॉइल को थोड़ा लेफ्ट ओवर भी करना चाहिए, कई कई एक सीज़न कभी कभी फेंक के भी रखने बोलते हैं कि ज़मीन पे कोई फसल ही ना होगा एक सीज़न, ताकि ज़मीन थोड़ा रिलैक्स फील करे, उसको नेक्स्ट सीज़न में उसको ग्रोन फॉर जो क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए उसको सही तरीके का न्यूट्रिशंस मिले। या आपको क्रॉप रोटेशन फॉलो करना चाहिए, जिसमें हर सीज़न में अपना अपने क्रॉपिंग क्रॉप्स होते हैं वो लगाइए। जैसे वीट का जो सीज़न होता है उसमें वीट लगाइए, जिसमें आपको लगता है कि पल्सेस सीज़न है तो पल्सेस लगाइए, इस तरह के मिक्स करके, ठीक है, मिक्स फार्मिंग टाइप के। नेक्स्ट पॉइंट इसमें टाइप्स आता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग यहाँ तक डिस्कस हुआ। अब है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल में क्या है कि इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल का पहले बात ही बता दूं कि ये खुद के सिर्फ खाने के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे, मेनली इनका फोकस रहता है कि मैं इतना प्रोडक्शन करूँ कि सो आई कैन सेल इन अ मार्केट इन अ गुड अमाउंट, सो आई कैन अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। सो इंटेंसिव फार्मिंग इज अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वेयर लॉट्स ऑफ मनी एंड लेबर आर यूज्ड। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में बहुत सारे मनी एंड क्या है, लेबर यूज़ होता है। और इंक्रीज द ईल्ड, इसमें ईल्ड पर हेक्टर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है।
पर हेक्टेयर में अगर यील्ड जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। यूज़ ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, ठीक है, इस जो ये जो क्रॉप्स है कमर्शियल फार्मिंग में। और इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग होता है। इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग मेथड इंक्लूड इनोवेशन इन एग्रीकल्चर मशीनरी, फार्मिंग मेथड में चेंज आना, जेनेटिक इंजीनियरिंग लाना। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, बीजों का जो जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करता है, जिसके जेनोम भी बोलते हैं, या तुम आप ये भी बोल सकते हो जो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ऑल द फूड्स एंड वेजिटेबल्स, दीज ऑल आर जीन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ग्लोबल ट्रेड कराते हैं, ठीक है। ये इंटेंसिव क्रॉप फार्मिंग मेथड का डेफिनेशन है। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का एडवांटेज क्या है, हाई यील्ड क्रॉप होता है, ठीक है, हाई यील्ड क्रॉप यूज़ करते हैं, बहुत सारे इसमें प्रोडक्शन होते हैं। सेकेंड, फार्मर कैन ईजिली मॉनिटर द लैंड एज दे स्मॉल लैंड होल्डिंग, एज उसका लैंड होल्डिंग काफ़ी छोटा होता है तो ईजिली मॉनिटर भी कर सकता है इंटेंसिव फार्मिंग में। मोर देन वन क्रॉप कैन बी ग्रोन इन सेम फील्ड। इंटेंसिव फार्मिंग में एक ही फील्ड में मोर देन वन क्रॉप्स ग्रो किया जाता है, क्रॉप रोटेशन भी फॉलो होता है और सालों में विभिन्न डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो किया जाता है। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग इज प्रैक्टिस कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन प्रेशर रिड्यूसेस द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग तभी यूज़ होता है, ये इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, जब किसी देश में पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज़्यादा हो कि वो लैंड होल्डिंग्स पे रिडक्शन का कारण बन जाए। जैसे इंडिया का देखिए हालत, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ज़मीन जो है वो सभी के हाथ में प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन लैंड रिसोर्स नहीं है। इसके वजह से गरीबी, पॉवर्टी यहाँ पर देखा जाता है, इम्बैलेंस ऑफ नेचर, इम्बैलेंस ऑफ अर्निंग सोर्सेस, ये सब इम्बैलेंस हो जाता है। और एक्सटेंसिव एक होता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग के बाद एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर फार्मिंग आता है, जिसमें एक सिस्टम है जिसमें एग्रीकल्चर, उसमें रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट होता है, लेबर इन्वेस्ट होता है, अप्लाई टू लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। बड़े ज़मीन पे स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन्वेस्ट किया जाता है एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग में। एट अ टाइम्स द लैंड इज़ लेफ्ट फैलो टू रीगेन इट्स फर्टिलिटी। एट टाइम्स बीच में बड़े बड़े ज़मीन पे इसमें क्या होता है, बीच में ज़मीन खाली छोड़ दिया जाता है ताकि ये रीगेन कर पाए अपना फर्टिलिटी को, ठीक है। दिस पॉइंट विल एक्सप्लेन दिस थिंग। नेक्स्ट इज मोस्ट मैकेनाइज एज लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इसमें मशीनें ज़्यादा यूज़ होता है, लेबर काफ़ी एक्सपेंसिव है तो मशीनें ज़्यादा यूज़ करते हैं। यस, आजकल तो यही हो रहा है, ट्रैक्टर से एग्रीगेशन प्रोसेस कंप्लीट कर दे रहे, ठीक है, हाथ से या बैल वाले जो तरीके से उससे नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट इज यूजुअली ऑकर इन अ मार्जिन ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट और पुअर लैंड, लिमिटेड पोटेंशियल। सो ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट होता है, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि मार्केट से जितना दूर होगा उतना दिक्कत होता है, जितना पास होगा उतना सुविधा होता है, ठीक है, सेल करने में सुविधा होता है। इट इज़ प्रैक्टिस यूजुअली इन टेराई रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के जो टेराई रीजन है, पहाड़ के जो फुट हिल एरियाज़ होते हैं, उस रीजन में एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा देखा जाता है। देन है प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। प्लांटेशन फार्मिंग क्या बोला है, ये एक सिस्टम है एग्रीकल्चर जिसमें ट्रॉपिकल एंड सेमी ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट का ज़रूरत होता है, जिसमें प्रोड्यूस कमोडिटीज ऑन अ लार्ज स्केल। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में ब्रिटिश टाइम में, 19th सेंचुरी में, ब्रिटिश टाइम में। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व ग्रोइंग प्रोसेसिंग ऑफ सिंगल कैश क्रॉप प्योरली मेन फॉर सेल। और इंडिया में जो ब्रिटिश टाइम का जो मेनली कैश क्रॉप्स था, जो नील की खेती बोला जाता है, इंडिगो प्लांटेशन, वो था। उसके बाद तो टी, ऑफिस एंड अदर थिंग ऐड होते गए। एक चीज़ मैं बता दूँ, हॉर्टिकल्चर का जिक्र इसमें है कि मुझे दिखा नहीं है अभी तक चैप्टर में। हॉर्टिकल्चर मतलब आपको पता ही है, फ्रूट्स का जो होता है, जो प्रोडक्शन ज़्यादा किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर होता है, फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लावर वगैरह का सब वैसे देखते हैं, बहुत सारे कल्चर होता है एग्रीकल्चर में। मेनी फीचर्स ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग क्या होता है, प्लांटेशन फार्मिंग के लिए जो चाय वगैरह जो प्लांटेशन करते हैं, ये सब में क्या फीचर होता है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। चाय की खेती इतना ईजी नहीं है, कोई भी किसान उठ के कर ले, वहाँ बहुत कैपिटल खर्चा करना पड़ता है, बहुत ऊंचे जगह पे ज़मीन लेना पड़ता है जिसमें स्लैंटिंग और थोड़ा डाउनवर्ड ज़मीन हो, ताकि डाउनवर्ड में वैसे डाउनवर्ड नहीं, मतलब स्लैंटिंग पोजीशन पे हो एंगल, ताकि वहाँ से पानी जमा ना हो पाए कहीं, बिकॉज जमे हुए पानी में प्लांटेशन नहीं होता है, मेनली टी।
वास्ट एक्सटेंसिव एस्टेट्स होता है, मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए इसमें, ठीक है। किसी अरे गरे नत्तू किसी को भी उठा के बोल दो कि भाई संभाल लो तुम टी एग्री फार्मिंग, तो इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स यू नीड टू हैव अ स्पेशलाइजेशन अबाउट द टी, how to grow, how to manage. So you need a managing ability. टेक्निकल नो हाउ, यस ऑलवेज टेक्निकलिटी तो होना ही चाहिए। कब क्या देना है, कब हार्वेस्टिंग पीरियड है टी का, ये सब तो पता होना चाहिए ना। टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। सोफिस्टिकेटेड फार्म मशीनरी है, फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा कब। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, चाय पत्ती को भाई ट्रांसफ़र करना है तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी how will transfer the tea leaves to other parts of the country or out of the country. Facilities for labor and workers by ways of providing accommodation, school houses, hospitals, market and other amenities. लेबर फैसिलिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। वर्कर्स ये सब इन लोगों को प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन, लेबर को घर वगैरह देना चाहिए। जो लेबर्स काम करने आएंगे दूर दराज गाँव से आएंगे, उनको घर, उनके बच्चे को स्कूल्स के फैसिलिटी करानी चाहिए ताकि वो वहीं रह के स्कूल भी पढ़ा पाए, ठीक है। हॉस्पिटल्स होने चाहिए आसपास, जो उनको हेल्थ इशू हो तो वो दिखा पाए वहाँ पर। मार्केट हो आसपास, अदर छोटे छोटे एम्यूनिटीज़ उनके होने चाहिए। ये प्लांटेशन फार्मिंग के जो ऑनर है उनको सोचना पड़ेगा ये सब। नेक्स्ट इज दिस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर मेनली प्रैक्टिस इन आसाम। ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है आसाम में बहुत पॉपुलर है। और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग के बारे में बोल रहे हैं तो सब हिमालयन वेस्ट बंगाल पे होना चाहिए, पॉपुलरिटी है वहाँ पर, वहाँ भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, कोकोनट, पाम ऑयल स्पीसीज एंड बनाना, चिंचोना, rubber. These are the important plantation crops as you know already. एंड द साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टिवेशन इसमें होना चाहिए। टेक्निकल हेल्प वगैरह लगता है बिकॉज काफ़ी खर्चा होता है ये सब जो प्लांटेशन जब भी करता है कोई, ठीक है। और फोर्थ है मिक्स्ड फार्मिंग टाइप। दीज आर द टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ओके। आपको जो ऊपर में बताया था कमर्शियल फार्मिंग है, ये सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसी में ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग ये सब है, ठीक है। तो मिक्स फार्मिंग किस तरह का है? मिक्स फार्मिंग में इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, वन सेकेंड, तो मिक्स फार्मिंग क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ लाइफ स्टेज डन साइमल्टेनियसली। मिक्स फार्मिंग क्या होता है? पशुपालन और डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं और एग्रीकल्चर एक साथ किया जाता है, ठीक है। तो एग्री प्लस डोमेस्टिक एनिमल्स एक साथ किया जाता है ताकि दोनों से लाभ हो। ये मिक्स फार्मिंग एक तरह से बेनिफिट कैसे देता है पता है आपको? अगर कहीं ड्रॉट सिचुएशन आ गया, कोई ड्रास्टिक सिचुएशन आ गया जिसमें कोई क्रॉप्स फेलियर हो गए, तो आप उस सिचुएशन में आप मिक्स फार्मिंग मेथड यूज़ ये रहेगा तो आपको बहुत सुविधा होगा। एनिमल्स तो है, आपका लाइव स्टॉक तो है, आप दूध गाय पालते हैं तो उसका दूध बेच के आप वहाँ से इजीली इनकम कर सकते हैं। अगर क्रॉप आपका डैमेज भी हो गया, आपके पास पोल्ट्री फार्म है तो वहाँ से अंडा मीट्स वगैरह सेल करके कुछ कमा सकते हैं। तो मिक्स फार्मिंग जो है काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है आजकल के दिनों में, तो रिस्क फैक्टर को थोड़ा कम करने के लिए। गॉट इट? होप यू गॉट माई पॉइंट। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ फॉर प्लॉइंग, सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होता है मिक्स फार्मिंग में भी। बेस्ट क्वालिटी सीड यूज़ होता है ऑब्वियसली, और केमिकल हायर यील्ड ये सब देखा जाता है। बट मैं पहले आपको बता चुका मिक्स फार्मिंग का मेन उद्देश्य यही होता है जो मैंने पहले बोला आपको। ये यहाँ शायद आपको लिखा भी ना मिले, बट दिस आर द एडवांस स्टडी ओनली, कि हमको एनालिसिस भी करना कभी कभी सिखाते हैं जब ऑनर्स डिग्रीज वगैरह हम लोग को पढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे इस तरह की बातें बोला जाता है कि बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट यही है, ठीक है। शायद यहाँ पर हो ना भी हो सकता। सो यू मस्ट नो दिस। क्रॉप रोटेशन इज़ कॉमन प्रैक्टिस। रूट क्रॉप लाइक बीट, टर्निप, लेग्यूम्स, ठीक है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होता है, बीज एंड पीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। बीन्स एंड पीस आर ग्रोन टू द मेंटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, आपको पता है ना, बीन और पीस वगैरह लगाने से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह होता है, उससे वजह से सॉइल फर्टिलिटी में काफ़ी चेंजेस आते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर मोस्ट कॉमनली इन हाई डेवलप कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक वेस्टर्न यूरोप में होता है, साउथ ईस्ट कनाडा में होता है ये मिक्स फार्मिंग। इंडिया में भी होता है बट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन एज अ लार्ज स्केल लैंड होल्डिंग्स आर नॉट अवेलेबल। बड़े बड़े ज़मीन से इसका नहीं होता है अवेलेबल ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर।
पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से हमारे देश में ये अवेलेबल नहीं है, ये भी बात सही है। ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर होगा तो मिक्स फार्मिंग थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ऑल्सो एडवांस टेक्नोलॉजी लैकिंग है हमारे देश में, स्टिल डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंगल क्रॉप प्लांटेशन सेम एज मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या, सेम एज मिक्स फार्मिंग किस लिए, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है, सिंगल क्रॉप प्लांटेशन में वन क्रॉप ग्रोन इन अ होल प्लांटेशन, एक ही क्रॉप पूरा प्लांटेशन होता है। जिसमें टी के बारे में बात करें, और जब टी गार्डन में जाएंगे तो वहाँ थोड़ी आपको दिखेगा कि टी गार्डन के बीच में पपीता का पेड़ लगा के रखा है, ठीक है, नहीं होगा। तो ये सिंगल क्रॉप प्लांटेशन होता है, इसमें भी हैवी कॉस्ट होता है, काफ़ी कॉस्टली अफेयर है ये भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है 6 नंबर, इसमें इंडियन एग्रीकल्चर इवन मेन ऑक्यूपेशन एज सपोज वॉज बेसिक इंपॉर्टेंट ऑफ पॉपुलेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, ये सब देखिए, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, कंपोस्ट, क्रॉप डाइवर्सिटी, सॉइल मैनेजमेंट, वीडीसाइड मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक्स, सारे मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। Therefore, many of the ways or methods are being introduced by field to harvest and cultivate the best crop with increased production, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन यूज़ करते हैं, ग्रीन मैन्योर यूज़ कर रहे हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, कॉम्पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, हाई रिच इन न्यूट्रिएंट सॉइल यूज़ कर रहे हैं, सब बनाया जाता है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसमें केमिकल से ज़्यादा नेचर पर डिपेंड हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसमें इसका जो प्रोडक्शन का जो भी सामान होता है ऑर्गेनिक में, जो भी उगाए जाते हैं, बहुत कॉस्टली भी होता है, माना जाता है। ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल के बेच देते हैं, लेकिन बाज़ार पे इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म हमें बहुत ज़रूरत है, या बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज हमारे देश में अगर इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म ठीक से ना हो तो जानते ही है, किसान सुसाइड वगैरह ये सब बढ़ते जा रहे हैं, बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये सब सोचने वाली बात है। इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म लॉन्च इन फर्स्ट 5 year प्लान इन 1951, द एम टू एबलिश जमींदारी सिस्टम। 1951 में एम टू इस्टेब्लिश किया था, जमींदारी सिस्टम हटाया गया था। जमींदारी सिस्टम हटाने की वजह से तो लैंड सबका थोड़ा थोड़ा होल्डिंग्स मिला, नहीं तो नहीं मिलता ना, ज़मींदार लोग ज़्यादा लैंड कब्जा कर चुके थे। Consolidated land holding, combining adjacent small fields into single large farms and encouraging individual landowners to do cooperative farming. हम consolidation of land holding से क्या होता है, combining adjacent small field into single large farm, जो दूर दूर में फैला हुआ ज़मीन, जिनके छोटे छोटे टुकड़े में फैला हुआ है, वो सब एक जगह में करने का जो फैसिलिटी गवर्नमेंट लाया जाता है, कंसोलिडेशन, या अभी भी वो उसके बाद काम चल रहा है कि छोटे छोटे लैंड से एक जगह नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाता है ना। कंसोलिडेशन अगर नहीं हुआ तो एक बड़ा फार्म एक जगह होगा तो इंडिविजुअल जो लैंड ओनर है वो काफ़ी सही तरीके से काम भी कर पाएगा ना। तो कंसोलिडेशन लैंड ओनरिंग and combining adjacent small fields into single large farms and encouraging individual landowners to do cooperative farming. So इसमें क्या होता है, encourage करता है जो individual landowners से cooperative farming करने में। और कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि अगर आपके आसपास भी किसी को टुकड़े टुकड़े ज़मीन सब आसपास में छोटे छोटे सब आप सब एक साथ फार्मिंग कर सकते हो, उसे कोऑपरेटिव फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है जी। कोऑपरेटिव फार्मिंग जो एक साथ छोटे छोटे ज़मीन को कंबाइन करके फार्म कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअली आप लोगों को इसमें यूनाइट होना पड़ेगा। एग्रीकल्चर रिफॉर्म में क्या होता है, 1960s से 1970s नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये तो हुआ ही है भाई। यूज़ ऑफ हाई yielding variety of seeds, developing large scale irrigation facility allow the farmer to grow 2 crops a year. Large scale irrigation facility allow के फार्मर को तो ग्रो 2 crops in a year। पहले एक क्रॉप शायद ईयर में ग्रो करते थे, अभी लार्ज स्केल इरीगेशन की वजह से साल में 2 क्रॉप या 3 क्रॉप तक चले जा रहे हैं लोग, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड हुआ है, उसमें 1970 में वाइट रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें सफिशिएंट मिल्क प्रोडक्शन का अचीवमेंट अचीव करने के लिए उसके ऊपर काम किया गया, उसका नाम है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपिंग प्रोग्राम भी गवर्नमेंट लॉन्च किया था 1980s to 1990s में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स टू एडुकेट फार्मर अबाउट द न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड गिव देम prior warning about the weather condition. Government also start broadcasting radio television programs, और उससे क्या होता है और आजकल तो ऐप्स भी निकल गए जिससे फार्मर्स को एडुकेट किया जा सके, न्यू टेक्निक के बारे में उसको अवेयर किया जा सके फार्मर्स को, और इससे और भी बढ़िया तरीके से एग्रीकल्चर को रन किया जा सके, ठीक है। और वेदर वार्निंग्स भी ऐप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू मिल जा रहा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि अगर आप बैड वेदर कंडीशन में अगर आपको लगता है कि एग्रीकल्चर कोई आइटम कोई ख़राब हो सकता है या क्रॉप्स ख़राब हो सकते हैं, तो आप पहले से सतर्क कर सकते हैं फार्मर्स को थ्रू दिस टेक्नोलॉजी।
8 नंबर है स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर बाय मिडल मैन। ये मिडल मैन को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हटा रहे हैं। इससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कंसेप्ट आ रहा है, मिनिमम सपोर्ट एमएसपी। अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ एमएसपी को लेकर, किसान तो भाई टावर पे चढ़ गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हाउस के बाहर। तो इतने सारे हंगामे होते ही रहते। तो उनका डिमांड था हर चीज़ में भाई एमएसपी कर दो, हर क्रॉप में एमएसपी भाई कैसे करेगा, फिर तो दिक्कत आ जाएगी मार्केट में। फिर प्राइवेट कंपनीज तो हमसे प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेंगे, वो सोचेंगे रॉ मटेरियल बाहर से ले लेते हैं, हर चीज़ में एमएसपी लगा के रखा है तो इसमें तो लॉस होता है ना, नहीं खरीदेंगे। तो कुछ चीज़ सोच के करना पड़ता है भाई। किसान लोग तो उतने इंटेलिजेंट भी नहीं है जो खुद सोच के ये डिसाइड ले पाए कि यार हर चीज़ में तो एमएसपी लगाना पॉसिबल नहीं है। ओके, आई गवर्नमेंट लास्ट नंबर आई नंबर है। गवर्नमेंट ऑल्सो लॉन्च अ किस पर्सनल बेनिफिट स्कीम फॉर फार्मर्स, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, प्लस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया। इसके वजह से देखिए बीच में फार्मर को 5-6 हज़ार रुपये तो पर क्रॉपिंग सीजन डैमेज का भुगतान मिल ही जाता है। जिनके ज़मीन काफ़ी ज़्यादा है उनको तो इससे भी ज़्यादा मिलता है, मैंने जहाँ तक सुना था 3,000 तो मिनिमम दे ही देते, हर किसान को मिल ही जाता है जितना भी साइज़ का लैंड हो, उससे ज़्यादा वाले को तो और ज़्यादा मिलता होगा, ठीक है। तो ये जो इंडियन एग्रीकल्चर रिफॉर्म है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन से मैंने उसको समझाया, तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भाई, यूपीएससी में भी काम आ जाएगा ये। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैकबोन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जो पॉलिसी है उसमें एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कहा गया है। क्यों? क्योंकि लो इनकम ग्रुप्स, पुअर पीपल्स, वनरेबल सेक्शन, रूरल सोसाइटी, उनके लिए स्पेशल सिग्निफिकेंट है एग्रीकल्चर। देयरफॉर प्रॉपर पॉलिसी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज एसेंशियल, ठीक है। गरीब लोगों के लिए यही एग्रीकल्चर ही भरोसा है। वो तो एडुकेटेड नहीं है जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स में नौकरी करेंगे, भाई इंजीनियर्स तो नहीं है वो साधारण किसान है। तो उनके लिए एग्रीकल्चर एक अन्नदाता के हिसाब से काम करते हैं, या एग्रीकल्चर खुद ही एक अन्नदाता है जो फार्मर्स को भी कहा जाता है, ठीक है। तो अन्न दे रहे हैं, तो अन्न देंगे तो भी तो हमारे पेट में अनाज सब्जी सब आएंगे, नहीं तो कहाँ से आएंगे। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 साल में जुलाई में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी भाई डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था। उसका एम क्या था? रिमूव द मेजर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव द कॉम्प्लिकेशन। मेजर प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर को रिमूव करना था, और कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू इम्प्रॉपर सफिशिएंट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स का सही यूज नहीं करने की वजह से जो दिक्कतें आ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में, उसको सही करने का मकसद था नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में, ठीक है, मकसद। सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी। सेलिएंट फीचर्स क्या क्या थे एग्रीकल्चर पॉलिसी में? मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, ये करने का उनका फीचर्स है, वो ये करना चाहते हैं। इनहेंसिंग यील्ड ऑफ मेजर कम्युनिटी, राइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इनपुट्स, protecting the interest and underprivileged farmers and agriculturalists, protecting the interest, जो इंटरेस्ट है अंडर प्रिविलेज फार्मर्स का, उनको प्रोटेक्ट करना है, और एग्रीकल्चरलिस्ट लोगों का, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या है उनका? प्रोडक्शन है भाई, प्रोडक्शन सही तरीके से हो ना हो ये तो नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी में ठीक से मेंशन होना चाहिए, ठीक से उनका ये चल भी रहा है कि नहीं। उसके बाद चेकिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को चेक रखना चाहिए हमेशा कि क्या घट रहा है आसपास नेचर में। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग होना चाहिए, यस, इसलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कंटेंट एनालिसिस इन ब्रीफ। इसमें शायद यहाँ तक चैप्टर लास्ट है। तो ये कंटेंट एनालिसिस इन ब्रीफ, इसको अच्छे से हमेशा पढ़िएगा। ये आपको इन शॉर्ट चैप्टर का पूरा जिस्ट बता रहा है। देखिए, मैं अपनी तरफ से एक बात बता देता हूँ, मेन क्रॉपिंग सीजन्स, उनके नाम और उनके बीच में डिफरेंस, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो भी दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन रिवोल्यूशन से एक क्वेश्चन कंफर्म है, बोर्ड में लिख लीजिएगा, ग्रीन रिवोल्यूशन से आएगा। क्रॉपिंग सीजन से एक क्वेश्चन आ ही जाएगा, भले ही 1 नंबर का आएगा ही, पर आपको पढ़ना सभी है। 1 नंबर आएगा तो कम पढ़ेंगे ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, एंड दिस चैप्टर is for today's class, Sunday class, okay. So I covered this portion for Sunday class, so see you on next class. Thank you, bye bye.